नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रमाकांत आप सभी छात्रों का अपने इस चैनल द केमिस्ट्री विद डॉक्टर रमाकांत में स्वागत करता हूं। छात्रों, इसके पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा वाष्प दाब क्या होता है, द्रव विलयनों के वाष्प दाब से संबंधित राउल्ट के नियम को, और इसके साथ साथ में हेनरी और राउल्ट के नियम के संबंध को इसके पिछले लेक्चर में मैंने अच्छे से पढ़ा। छात्रों, राउल्ट का नियम क्या होता है इसको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि किसी भी विलयन में उपस्थित किसी भी अवयव का वाष्प दाब उस विलयन में उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, या आंशिक वाष्प दाब भी से कह सकते हैं। आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित अवयव के मोल प्रभाज के समानुपात होता है, या दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोल प्रभाज व शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। इस राउल्ट के नियम के आधार पर हम विलयनों को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं छात्रों, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन क्या होते हैं? आदर्श विलयन वे होते हैं जो किसी भी ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। छात्रों, मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा, अब मैंने पढ़ाने का पैटर्न थोड़ा बदल दिया है। अब आपको नोट्स हम कभी कंप्लीटली ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं, जिससे आपको आसानी से कम समय में हम अच्छे से आपको पढ़ा सकते हैं, समझा भी सकते हैं, और आपको भी अच्छे से नोट्स लिखे हुए मिल जाएंगे। छात्रों, आप इनको एडिटेड अपनी कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, अब आगे भी लेक्चर्स इसी प्रकार से आएंगे। तो चलते हैं, शुरुआत इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे मान लीजिए दो अवयव हैं ए बी, आदर्श विलयन बना रहे हैं। तो आदर्श विलयन की बनाने में सभी विलयन आदर्श नहीं कहलाएंगे, वही विलयन आदर्श कहलाएंगे जो राउल्ट का नियम पालन करते हैं। और राउल्ट का जो नियम पालन करेंगे उनकी निम्न शर्तें होती हैं। क्या होती हैं? उस विलयन का कुल वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुसार होना चाहिए। अर्थात राउल्ट का नियम जो है P बराबर P नॉट ए पी एक्स ए प्लस P नॉट पी बी नॉट पी एक्स बी। ए और बी जो है, एक्स जो है मोल प्रभाज हैं कंपोनेंट ए और बी के, और पी नॉट शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, और पी जो है विलयन का कुल वाष्प दाब है। ये डाल्टन सिद्धांत के अनुसार हमने कल आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था छात्रों। अब इस अवस्था में अर्थात इसका मतलब ये है कि हम अगर राउल्ट के नियम से जो परिकलित वाष्प दाब निकालें और जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व करें वाष्प दाब, वो राउल्ट के नियम द्वारा परिकलित वाष्प दाब के समान होना चाहिए। अर्थात हमने बताया ना, कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुसार होना चाहिए। राउल्ट के नियम के अनुसार परिकलित करने पर इतना आएगा। अब हम उसको एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व करें तब भी लगभग इतना ही आना चाहिए, राउल्ट के नियम के अनुसार ही आना चाहिए। ये तो पहली सीमा हो गई, अर्थात कुल वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुसार होना चाहिए। दूसरी बात क्या है? डेल्टा वी विलयन 0, मतलब इसका मतलब है दो या दो से अधिक अवयव जब हम मिलाएं तो मिलने के पश्चात प्राप्त विलयन का आयतन विलेय और विलायक की कुल आयतन के योग के बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए उदाहरण तौर पर इसमें हम बता देते हैं, इसका समझिए। जैसे कोई दो विलयन लिए, ए और बी हमने बताया है। जैसे ए हमने ए को 10 ml ले लिया और बी को भी मैंने चलो 10 का 15 ml ले लिया, तब प्राप्त विलयन कितना होना चाहिए? 10 और 25 ml, ये विलयन। इसका मतलब है विलयन के आयतन और दोनों अवयवों का आयतन का योग लगभग समान होना चाहिए। अर्थात दोनों का डिफरेंस, इसका 25 हो गया और ये दोनों का डिफरेंस 0 होना चाहिए। जैसे इन दोनों का कितना 25 है योग, अब विलयन भी प्राप्त हो उसका भी 25 हो, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अर्थात हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि कितने भी अवयव मिला दें, उन अवयवों के मिलाने के पश्चात प्राप्त विलयन का आयतन उन प्रत्येक अवयवों के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए। उनमें विलयन के आयतन में अवयवों के आयतन के में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आयतनों में, दोनों के आयतनों में विशेष कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ऐसा इसकी शर्त है। होता ही ऐसा है। अब दूसरी बात क्या है? डेल्टा एच, यानी एंथैल्पी परिवर्तन। अर्थात मतलब दो या दो से अधिक अवयव जब आपस में मिलाएं, जैसे हम यहाँ दो ही अवयवों की बात कर रहे हैं, मिलाने पे एंथैल्पी परिवर्तन 0 होना चाहिए। अर्थात ना तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो, विलयन बनने पर ना तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो और ना ही ऊष्मा का अवशोषण हो। तो ऐसा होना जरूरी है, तभी वो आदर्श विलयन की सीमाओं को आदर्श विलयन की क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करेगा। चौथी बात, अति महत्वपूर्ण बात छात्रों, ए और बी, मान लो हम इसको विलायक मान ले, इसे विलेय मान ले, तो ए और बी के अंतराणु आकर्षण बल, यानी विलायक और विलेय के बीच लगने वाला अंतराणु आकर्षण बल विलायक
और विलय विलय के अंतराणु आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। ठीक, जैसे कोई भी दो चीज़ें हैं, दोनों हमने यह बताया कि ए बी यानी दो डिफरेंट कंपोनेंट के बीच लगने वाला आकर्षण बल समान अणुओं के, एक विलायक के और समान अणुओं के विलेय के बीच लगने वाला आकर्षण बल समान होना चाहिए, प्रत्येक स्थितियों में समान होना चाहिए, तभी ऐसे आदर्श विलयन का निर्माण हम कर सकते हैं छात्रों। अर्थात आदर्श विलयन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करें, अर्थात उनका कुल वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुसार होना चाहिए। आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए, विलायक और विलेय के बीच लगने वाला आकर्षण भी विलायक विलायक व विलेय विलेय के आकर्षण बलों के बराबर होना चाहिए, तभी वो आदर्श विलयन कहलाएगा। और इन आदर्श विलयनों के कई उदाहरण छात्रों, मैंने कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, जैसे बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण एक आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करता है। इसी प्रकार एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, देखिए दोनों लगभग समान प्रकृति के हैं, आपको स्ट्रक्चर से भी लग रहा है। जब समान प्रकृति के होंगे तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण भी समान होगा, उनके बीच आयतनों का डिफरेंस नहीं होगा विशेष प्रकार का, न एंथैल्पी परिवर्तन विशेष प्रकार की होगी, और वो राउल्ट के नियम के अनुसार ही उनका वाष्प दाब लगभग कुल वाष्प दाब निकलेगा। थोड़ा अंतर हो सकता है में भी। क्लोरोएथेन व ब्रोमोएथेन, इसके साथ हम ब्रोमोएथेन और तुम्हारा ब्रोमो आयोडीन भी कर सकते हो अगर आप मिलाना चाहो, लगभग समकक्षी रहते हैं। तो क्लोरोएथेन प्लस ब्रोमोएथेन का मिश्रण भी, एथेनॉल प्लस मेथेनॉल का मिश्रण यानी मेथेनॉल व इथेनॉल का मिश्रण भी आपके आदर्श विलयन के समान व्यवहार करता है छात्रों। अब बात कर लेते हैं अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। साफ साफ है, जो राउल्ट के नियम का पालन ना करे वो क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन। अर्थात ऐसे विलयन जो किसी भी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते जो ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं, अर्थात राउल्ट के नियम अनुसार उनका कुल वाष्प दाब नहीं होता। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, इस प्रकार विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से परिकलित वाष्प दाब से अधिक या कम होता है, अर्थात इसके अनुसार नहीं होगा। राउल्ट के नियम से जब परिकलित किया जाए, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वाष्प दाब राउल्ट के नियम से कम या उससे ज़्यादा होगा, ठीक, कम या अधिक होगा। और इसके साथ में इस अवयवों के मिलाने पर आयतन व एंथैल्पी परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार के, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें क्या आयतन व एंथैल्पी परिवर्तन शून्य था, लेकिन इसमें आयतन व एंथैल्पी परिवर्तन होता है। और इसके साथ साथ में ये चीज़ लिखे नहीं, अभी हम आगे बताएंगे इस चीज़ को, अभी आदर्श और अंतरा अणु विलेय और विलायक के बीच लगने वाला अंतरा आकर्षण बल विलेय और विलायक विलायक के बीच लगने वाले अंतरागुण आकर्षण बल से भिन्न होता है। ये भी इसकी एक, अर्थात इन सब चीज़ों को ये विलयन पालन नहीं करता जो ये शर्तें दी हुई हैं। समझे छात्रों? अब अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन मतलब होता है वो अनादर्श विलयन जो जिनका कुल वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा परिकलित वाष्प दाब से अधिक होता है तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, और जिनका कुल वाष्प दाब राउल्ट के नियम से परिकलित वाष्प दाब से कम होता है तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अब इन चीज़ों को छात्रों हम नेक्स्ट अभी हम बना रहे हैं, उसमें समझाते हैं कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले कौन कौन से, उनकी क्या सीमाएँ होती हैं, अनादर्श विलयन को प्रदर्शित करने वाले कौन कौन से विलयन हैं और उनकी कौन सी सीमाएँ होती हैं या कौन सी शर्तें होती हैं। इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट भी लिख करके आपको समझा रहे हैं। चलिए बने रहिए मेरे वीडियो में छात्रों। हाँ छात्रों, अब बात कर लेते हैं अनादर्श विलयनों के प्रकार की। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, दूसरे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन का मतलब होता है जिनका विलयनों का कुल वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा परिकलित वाष्प दाब से अधिक होता है, अर्थात इस प्रकार के विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा परिकलित वाष्प दाब से अधिक होता है, इसलिए इसे कहा जाता है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। इस विलयन के लिए क्या शर्तें हैं ये तो आप जान ही गए हो, अर्थात इसमें प्रत्येक अवयव जो भी जितने अवयव हैं उनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा परिकलित वाष्प दाब से अधिक होता है, और इस प्रकार से उस विलयन का कुल वाष्प दाब जब आप एक्सपेरिमेंटल निकालोगे, प्रयोगात्मक तौर पर प्राप्त करोगे, तो कुल वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा परिकलित वाष्प दाब से अधिक होगा। अर्थात इन विलयनों की पहली शर्त होती है कि इन विलयनों की वाष्प दाब कुल वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा परिकलित वाष्प दाब से अधिक होता है,
और दूसरी शर्त क्या है, डेल्टा वी विलयन धनात्मक। इसका मतलब होता है कि इन विलयनों यानी अवयवों को मिलाने के पश्चात प्राप्त आयतन, विलयन का आयतन उसके अवयवों के कुल आयतन के से अधिक होता है। कुल मतलब उन अवयव जो आप मिला रहे हो, जैसे सपोज हम कोई चीज़, जैसे यहीं पर उदाहरण ले रहे हैं एसीटोन और एथेनॉल, जैसे एसीटोन को हम 10 ml ले लें, एथेनॉल को हम 15 ml ले लें, तो टोटल 25 ml होना चाहिए। लेकिन जब हम इनको मिलाएंगे इन दोनों चीज़ों को, तो हमें वास्तव में इनका विलयन जो प्राप्त होगा वो 27 ml के अर्धपर्त में लगभग प्राप्त होगा, अर्थात इससे ज़्यादा है। इसलिए कहते हैं डेल्टा वी का वी विलयन धनात्मक। इसका मतलब ये है कि हमें प्राप्त विलयन अवयवों के विलयन के योग से अधिक हमें प्राप्त हो रहा है। तो वही लिख दिया, विलयन का आयतन अवयव द्रव्यों के आयतन के योग से अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट छात्रों, डेल्टा एच विलयन धनात्मक मतलब एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक है। इसका मतलब है विलयन बनने में उष्मा का अवशोषण हो रहा है। पॉजिटिव कब होगा, जब डेल्टा एच पी माइनस एच आर हमने उस दिन बताया था। ये होता है डेल्टा एच एंथैल्पी। पी मतलब है यहाँ पर एच पी का मतलब है विलयन की एंथैल्पी, और आर मतलब विलायक और विलय की एंथैल्पी। तो विलयन की एंथैल्पी यहाँ इस यानी धनात्मक विचलन वाले में विलयन की एंथैल्पी विलायक और विलय की एंथैल्पी से अधिक होती है, इसीलिए वो उसको अधिक करने के लिए उष्मा का अवशोषण करता है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं अंतरावृत आकर्षण बल की। इसी कारण तो इसका ये सब आयतन धनात्मक हो जाता है। अर्थात इसमें विलय यानी दो अवयव अगर मान लीजिए, ये विलायक मान लिया जाए, ये विलय मान लिया जाए, तो विलायक और विलय के बीच लगने वाला अंतरावृत आकर्षण बल विलायक व विलय के अणुओं के बीच लगने वाले अंतरावृत आकर्षण बल से कम होता है। ठीक, जैसे ये है, दोनों हम इसी का उदाहरण ले रहे हैं। एसीटोन और एथेनॉल के बीच जो आपस में अंतरावृत आकर्षण बल लग रहा है, वो एसीटोन और एथेनॉल के बीच अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है वो कम लग रहा है। ठीक, यानी इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल कम है और स्वयं के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल अधिक है। समझ गया कि नहीं? अर्थात अंतरावृत आकर्षण बल दो भिन्न अवयवों के बीच कम होता है और जबकि समान अवयवों के बीच अधिक होता है इस प्रकार के धनात्मक विचलन वाले यौगिकों में, धनात्मक विचलन वाले विलयनों में। तो इस प्रकार के विलयन अर्थात जिनमें राउल्ट का कुल वाष्पदाब राउल्ट के नियम से अधिक होता है, उनका आयतन विलयन का आयतन विलय विलायक के आयतन से अधिक होता है। उष्मा का यानी डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब उष्मा का अवशोषण होता है विलयन बनने पर, और इन विलायक और विलय के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल विलायक व विलय के अणुओं के बीच स्वयं में अपने अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल से कम होता है, जिसके कारण ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के हम विलयनों को कहते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। इसके उदाहरण हमने यहाँ पर दे दिए हैं छात्रों। एसीटोन एथेनॉल धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड ये भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। एथेनॉल जल ये भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफॉर्म ये भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड मेथनॉल ये भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। और इसके साथ में कुछ परिवर्तन भी कर सकते हो छात्रों। यहाँ देखिए एसीटोन प्लस एथेनॉल लिखा है, एथेनॉल के साथ एसीटोन प्लस मेथनॉल भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। हम यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड छोड़िए, एथेनॉल और जल लिखा है, मेथनॉल और जल भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इसका अन्य उदाहरण भी हम दिए नहीं, समझ लीजिए। एथेनॉल जल के स्थान पर मेथनॉल जल का भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार यहाँ पर एक कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस मेथनॉल लिखा है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस एथेनॉल भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है छात्रों। तो इस प्रकार से ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले कुछ विलयन आपको उदाहरण के तौर पर। अब बात कर लेते हैं छात्रों ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। अर्थात इस प्रकार के विलयनों का वाष्पदाब राउल्ट के नियम द्वारा परिकलित वाष्पदाब से कम होता है, इसलिए इनको ऋणात्मक विचलन वाले ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। ऋणात्मक विचलन के लिए क्या शर्त है? वही बात है कि प्रत्येक अवयव का वाष्पदाब राउल्ट के नियम से परिकलित वाष्पदाब से कम होता है। इस प्रकार विलयन का कुल वाष्पदाब राउल्ट के नियम द्वारा परिकलित वाष्पदाब से कम होता है। और इनका विलयन डेल्टा एच वी विलयन जो है लिखा है ऋणात्मक, इसका मतलब है प्राप्त विलयन का आयतन विलय विलायक के आयतन से कम होता है। हमने लिख दिया विलयन का आयतन अवयव द्रव्यों के आयतन के योग से कम होता है। जैसे यहीं पर हम उदाहरण दे रहे हैं, हम मान लीजिए जल और ये दोनों को इसका उदाहरण देकर बता देते हैं, जैसे समझने की कोशिश करें इसके परिप्रेक्ष्य में। जल हम मान लीजिए 10 ml जल ले लें,
प्लस 5 ml मान लीजिए, या 10 ml, यही चलो 10 ml H2SO4 ले लेते हैं। तो हमें वास्तव में आयतन कितना प्राप्त होना चाहिए? आदर्श विलयन के तौर पर इसमें 20 ml प्राप्त होना चाहिए, 20 ml, ये 10 ml। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें जब विलयन प्राप्त होगा तो हो सकता है ये 18 ml प्राप्त हो, और रियल में है 20 ml से कम ही प्राप्त होगा। इस प्रकार के विलयनों का आयतन कम होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इन विलयनों का जो आयतन होता है, प्राप्त विलयन का आयतन, विलायक और विलेय के आयतन के योग से कम होता है। समझ गए ना? यानी 10-10 ml मिलाए, हमको प्राप्त हुआ आयतन 18 ml, 20 ml प्राप्त होना चाहिए, जबकि कम हुआ। नेक्स्ट शर्त क्या है छात्रों? डेल्टा H विलयन ऋणात्मक, अर्थात एंथैल्पी ऋणात्मक जा रही है। इसका मतलब है कि जब विलयन बन रहे हैं ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जित कर दे रही, तो उसका एंथैल्पी, विलयन की एंथैल्पी कम हो जा रही है। भाई उत्सर्जित कर देगी तो विलयन की एंथैल्पी कम हो जाएगी। जब विलयन की एंथैल्पी कम हो जाएगी तो वो ऋणात्मक में आ जाएगी। क्यों? विलयन की एंथैल्पी जब कम हो जाएगी, इसकी ज़्यादा रहेगी तो ऋणात्मक में रहेगी। इसी सूत्र निकाल सकते हैं इस सूत्र से। तो अर्थात इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन प्रकार के विलयनों में विलायक और प्लस विलेय की शुरुआती में एंथैल्पी, जो टोटल एंथैल्पी ज़्यादा होती है, प्राप्त विलयन की एंथैल्पी कम होती है। वही एंथैल्पी इसको ऊष्मा के तौर पर ये उत्सर्जित कर देती है, जिसके कारण विलयन की एंथैल्पी ऋणात्मक होती है इसमें। अब अन्योन्य इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर लेते हैं, जिसके कारण इसका आयतन कम हो रहा है। तो विलेय और विलायक, यानी ये अगर हम विलायक मान लें, ये विलेय मान लें, तो विलायक और विलेय के बीच लगने वाला आकर्षण बल, विलायक व विलेय के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल से अधिक होता है। हमने ग्रेटर देन लिखा है। यहाँ पर क्या था? यहाँ लेस देन था, यहाँ ग्रेटर देन है। अर्थात यहाँ पर विलेय और विलायक के बीच लगने वाला आकर्षण बल प्रबल है देन विलायक और विलेय के अणुओं के आकर्षण बल के अपेक्षा। तो इसके कारण ये प्रबल होने के कारण और नज़दीक आ जाते हैं, और जिसके परिणामस्वरूप विलयन का आयतन कम हो जाता है। और इनके कुछ उदाहरण दिए हैं छात्रों, बहुत से उदाहरण हैं। हमने कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए। क्लोरोफॉर्म एसीटोन, इसी प्रकार का विलयन बनता है। फिनॉल एनिलीन, इसी प्रकार का विलयन बनता है। क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, जल प्लस HCl, जल प्लस HNO3, नाइट्रिक अम्ल मतलब जल प्लस H2SO4, पिरिडीन प्लस एसिटिक एसिड, एसीटोन प्लस एनिलीन। ये सभी प्रकार के समझ लीजिए ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले क्या हैं? विलयन हैं। अर्थात ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं राउल्ट नियम के अनुसार। तो छात्रों, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। हमारे पढ़ाने के तरीके से आप अगर संतुष्ट हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। अब आपको मिलेंगे छात्रों नेक्स्ट वीडियो में।